मसीह का तमाम ये तंबो दीवार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। दिन की बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह। आज खबरें बाजार से हैं, समूह के अंदर से हैं, कर्ज से हैं। हमने आपको बताया था कि अदानी समूह के लिए सबसे बड़ा मर्ज जो बनने वाला है वो कर्ज बनने वाला है। कर्ज को लेकर क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खबरें कुछ और भी हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बताता हूं आज कौन सी बड़ी खबरें आज इस शो का हिस्सा होंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बैंकों के लोन से। आरबीआई ने बदले बैंक कर्ज के नियम। कौन से नियम बदले गए हैं, कौन से कर्जों के लिए बदले गए हैं, ये चर्चा करेंगे। एयर इंडिया ने की जहाजों की अब तक की सबसे बड़ी डील। क्या है इस डील के मायने, ये समझेंगे। एयर इंडिया के लिए रबी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान, नए पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी, फिर शुरू हुई बीएसएनएल एमटीएनएल के विलय की तैयारी और कर्ज के मर्ज से निपटने की तैयारी में अदानी समूह। आज ये तमाम खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत रिजर्व बैंक डिजिटल कर्ज की खबर से। रिजर्व बैंक ने डिजिटल कर्ज देने वाली कंपनियों को कर्ज की रिकवरी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्ज की किश्त चुकाने से असफल होता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी रिकवरी के लिए कंपनी को कर्जदार के पास रिकवरी एजेंट की जानकारी पहले से देनी होगी। रिकवरी एजेंट की जानकारी के बाद ही कर्जदार से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सर, पहला सवाल ये कि क्यों लाए गए इस तरीके के दिशा निर्देश? डिजिटल लोन की रिकवरी को लेकर तमाम सारे सवाल थे और हमने लोन रिकवरी एजेंट्स की जिस तरह से कर्ज लेने वालों से डील करते थे और उसमें कई जगह आत्महत्या के मामले भी सामने आए थे, वो जिस तरीके का उत्पीड़न करते थे उसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक पिछले 1 साल से अलग अलग निर्देश दे रहा है। लेकिन अब डिजिटल लोन्स की रिकवरी के लिए जो नए दिशा निर्देश आए हैं उसमें बहुत बड़ी स्पष्टता है और इस तरह से रिजर्व बैंक लोन रिकवरी के तौर तरीकों का एक मॉडल सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें स्पष्टता ये है कि अगर रिकवरी एजेंट भेजा जाएगा तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और इसके साथ रिकवरी करने जिसने लोन रखा उसके अपने कुछ अधिकार हैं, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में काफ़ी कुछ साफ सुथरा नहीं था। बैंक और कर्ज देने वाली कंपनियां अपने तरह से कर्ज की वसूली करती थी और उसमें निजी एजेंसियों को भी शामिल करती थी। तो रिजर्व बैंक की कोशिश है कि इसमें थोड़ी पारदर्शिता और स्पष्टता है। सर, और दिशा निर्देशों में क्या खास है, क्या नए नियम आए हैं? इस नियम का जो दूसरा हिस्सा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा है क्योंकि रिजर्व बैंक डिजिटल लेंडिंग को लेकर, डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर जो बैंक हैं और वित्तीय कंपनियां उनके साथ लगातार चर्चा में है और नियमों में बदलाव हो रहा है। रिजर्व बैंक ने जो नए नियम जारी किए हैं उसमें अब जब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन लिए जा रहे हैं उनको डिजिटल लोन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। आमतौर पर वो लोन रखे जाने का संकेत दिया गया है जिनके पीछे कोई बड़ा कोलेटरल नहीं होता, यानी जब डेबिट कार्ड के बदले आप लोन लेते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं और वहाँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई से जो भुगतान करते हैं वो कर्ज भी अगर उनकी वसूली रिकवरी होगी तो वो डिजिटल लेंडिंग के दायरे में आएगी। रिजर्व बैंक ने एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं बैंकों के लिए और वित्तीय एजेंसियों के लिए। इसके साथ जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो डिफरेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल वॉलेट कंपनियां हैं, ये भी जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं किसी बैंक के लिए या खुद भी जो लेंडिंग सर्विस देती हैं, उनके लोन्स भी अब इस दायरे में आएंगे। तो धीरे धीरे डिजिटल लोन को लेकर जो नियम है उनकी तस्वीर साफ होने लगी है और रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन का दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया और इसमें वो सारे लोन शामिल होते दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पर आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बाकी तौर तरीकों से लिए जाते हैं। चलिए, एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने हवाई जहाज खरीदने के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील की है। जहाज बनाने वाली कंपनियों एयरबस और बोइंग से एयर इंडिया के लिए 470 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। 17 साल में पहली बार एयर इंडिया अपने लिए हवाई जहाज खरीदने जा रही है। पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप ने सरकार से एयर इंडिया को खरीदा था। सर, पहला सवाल, ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे हुई पूरी डील? इस डील ने दुनिया के एविएशन हिस्ट्री में और ख़ासतौर से जहाज़ों की खरीद फरोख्त की जो डील है उसमें एक बिल्कुल नए तरीके की व्यवस्था शुरू की और इससे बहुत लंबे समय के बाद एयरबस, बोइंग और जहाज़ बनाने वाली कंपनियों को लेकर पूरे एविएशन सेक्टर में काफ़ी हलचल मची और बहुत दिलचस्प ढंग की डील है। इसके पीछे की कहानी महत्वपूर्ण है, एयर इंडिया की तैयारियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये भारत की जो एविएशन योजनाएँ हैं जो एयर इंडिया के साथ आगे बढ़ने वाली उनको लेकर भी काफ़ी क्रांतिकारी। दिलचस्प बात यह है
कि ऐसा माना जा रहा है कि इस डील की जो सौदेबाजी थी, जो नेगोशिएशंस थी, वो हाल फिलहाल के वर्षों में एक मॉडल नेगोशिएशंस बनकर सामने आई है। कैसे भारत ने में एयर इंडिया ने सीक्रेटली दो कॉम्पिटिटर्स को आपस में डील किया, क्योंकि दोनों मिलकर बोइंग और एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और बोइंग एयरबस मिलकर भारत को जहाज बेचना चाहते थे। प्रतिस्पर्धा इन दोनों कंपनियों के बीच में थी। करीब करीब जो नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से जो 470 की जहाज़ों की डील हुई है, शुभम में 220 एयरक्राफ्ट बोइंग से आएंगे और बचे हुए एयरबस से आएंगे। दोनों कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसे एयर इंडिया के जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने बहुत सफाई से डील किया। इसी बीच में ये पूरा नेगोशिएशन पिछले 1 साल तक से लंदन में चल रहा था। इसी बीच में एयरबस कुछ विवाद में फंसी थी कतर एयरवेज के साथ, उसका भी लाभ लिया गया। बोइंग पहले से एक विवाद में फंसी हुई है, बोइंग की छवि को लेकर काफ़ी चुनौतियां बनी हुई थी, जिस पर हम आगे बात करेंगे, उनका भी लाभ लिया गया। और इसके साथ जो एक तीसरा बड़ा पार्टनर होता है इस तरीके की डील में, वो इंजन सप्लाई करने वाली कंपनियां होती हैं, जी और रॉल्स रॉयस वाला, इन्हें भी शामिल किया गया। और इस तरह से एयर इंडिया ने एक बेहतर ढंग की सौदेबाजी के साथ, नेगोशिएशंस के साथ इस डील को ब्रेक किया। और इस डील के पीछे एक लंबी सौदेबाजी की प्रक्रिया चली। चूंकि दो बड़े देशों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, जिनके लिए ये सबसे बड़ी डील थी, बोइंग के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी डील है। अपने इतिहास में बोइंग ने अभी तक के बोइंग के इतिहास में इससे बड़ी जहाज की डील कभी नहीं की, तो बोइंग के इतिहास की सबसे बड़ी डील थी और एयरबस के लिए तो बहुत बड़ी डील थी। तो इन दोनों कंपनियों की जो डिस्परेशन था उसे एयर इंडिया ने बहुत सफाई के साथ संभाला और भारत के लिए और ये अपने लिए डील की। एयरबस ने अभी इसका साइज़ नहीं बताया है कि वो जो जहाज़ बेचने जा रही है उसकी उसका की वैल्यू क्या होगी, पर बोइंग अपने कार्ड प्राइस जिसको कहते हैं एविएशन की भाषा में उसको अनाउंस करता है। बोइंग के लिए $34 बिलियन की डील है। इसमें 190 737 मैक्स एयरक्राफ्ट होंगे, 20 बोइंग के 787 होंगे और 10 787 एक्सेस होंगे, 777 एक्सेस होंगे। ये 3 महत्वपूर्ण जहाज होंगे। एविएशन सर्कल्स में सुबह से हम जानने की बात करने की कोशिश कर रहे थे, बेहद रोमांचक ढंग से इसके किस्से सुनाए जा रहे हैं कि कैसे लंदन के एक होटल में लंबी बातचीत चली, कैसे भारत के नेगोशिएटर्स ने इन दोनों कंपनियों की जो चुनौती और दबाव था उनका सफाई से बहुत चतुरता से इस्तेमाल किया। और कौटिक रूप से भी भारत के लिए दो बड़ी ताकतों एविएशन सेक्टर में, अमेरिका और फ्रांस के लिए इसके साथ अपने रिश्ते और बेहतर करने का माध्यम भी बनी ये डील। सर, एयर इंडिया के लिहाज से अगर देखें तो ये डील कितनी महत्वपूर्ण है? एयर इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण डील है। और यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि जो तमाम सारे लोग ये सवाल उठाते थे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट सही नहीं है, गलत है, हमें लगता है इस डील के बाद अब एयर इंडिया वापस सबसे बड़े कैरियर्स बनने की दिशा में पहुँच रहा है, क्योंकि इतनी बड़ा फ्लीट है, 470 जहाज़ों के फ्लीट के साथ एयर इंडिया की जो तैयारियां हैं उस हिसाब से वो एशिया में जो बड़े प्लेयर हैं जैसे कि गल्फ एयर है, एमिरेट्स है, सिंगापुर एयरलाइंस है, इन्हें चुनौती देने की स्थिति में आएगा। क्योंकि एयर इंडिया इस डील के साथ एक फुल सर्किल कंप्लीट फुल एयरलाइन बनने की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी डील है। एयर इंडिया अभी तक जो एशिया का मार्केट है उसे कतर एयरवेज, इत्तिहाद और मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस ने संभाल रखा है, लेकिन उन पर उसका कब्जा है। लेकिन इस डील्स के बाद एयर इंडिया की विस्तार योजनाओं को देखते हुए अब भारत एविएशन सेक्टर में एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा फ्लीट लेकर एयर इंडिया पूरी दुनिया में वो क्षेत्र जहाँ पर जिन बाज़ारों में भारतीय एविएशन कंपनियों का दखल नहीं है वहाँ ये पहुँचेगा। और ये महत्वपूर्ण बात थी। और इसके साथ भारत के एविएशन सेक्टर में लंबे समय के बाद, कोविड के और उसके बाद भी काफ़ी कुछ उत्सुकता और हलचल दिखाई दे रही है। इसमें डील के अंदर जो एयरबस से A350 के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लिए गए, होड़ ये थी कि छोटे जहाज़ों की बिक्री के मामले में बोइंग आगे रहे और बड़े जहाज़ों की बिक्री के मामले में एयरबस आगे रहे। एयरबस को थोड़े ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं बोइंग की तुलना में, पर एयर इंडिया की विस्तार योजनाओं को लेकर और एयर इंडिया के भविष्य की योजनाओं को लेकर ये डील बेहद महत्वपूर्ण है। बोइंग और एयर इंडिया के लिहाज से सर ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है? बोइंग और एयरबस के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, बोइंग और एयरबस की जो प्रतिस्पर्धा है दुनिया में, वो काफ़ी तीखी और तगड़ी है। और दोनों ही कंपनियां फिलहाल कोविड के दौरान दुनिया में एविएशन सेक्टर की मांग और जहाज़ों की डिमांड में कमी से जूझ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे बाजार में दुनिया में कुछ ही बड़ी एयरलाइंस हैं, इमिराट्स, कतर एयरवेज जैसी, जो बल्क में बड़े ऑर्डर्स लेकर आती हैं। अमेरिका की अमेरिकन एयरलाइंस है।
पहली बार बाजार में एक और तीसरा बड़ा और सबसे बड़ा खिलाड़ी आ गया है जो प्राइस नेगोशिएशंस की ताकत लेकर आया है। बोइंग का हमें याद होगा कि बोइंग 2021 में $2.5 बिलियन के जुर्माने से गुजरी थी। 737 मैक्स में दुर्घटनाएं हुई थी और आरोप लगाया गया था कि बोइंग ने अपने जिन वायु सेवाओं को जहाज बेचे थे उन्होंने उनको सही सूचना नहीं दी थी। तो बोइंग की छवि और बोइंग की साख के लिए ये काफ़ी भारी पड़ा था। इधर एयरबस के ऑर्डर्स का इशू था। फ्रांस के लिए बड़ी चुनौती थी कि एयरबस जैसी विराट कंपनी को रखा जा सके। दोनों ही परिस्थितियों में एयरबस और बोइंग इस डील को हासिल करने की बात कर रही थी और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी डील सामने आई है। बोइंग को लेकर काफ़ी उत्साह है। अमेरिका में तो उच्च स्तर से कहा गया कि इस फैसले से अमेरिका में नई नौकरियां आएंगी और नए जॉब बनना शुरू होंगे। फ्रांस के लिए भी, फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए भी, जो कोविड के बाद मंदी से उबर रही है, उसके लिए भी ये अच्छी खबर है जो भारत से पहुंची है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को फसल वर्ष 2022-23 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जो रबी फसलों के लिए पहला उत्पादन अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने उत्पादन अनुमान में गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और मक्का का रिकॉर्ड उपज की संभावना जताई है। इस साल गेहूं का उत्पादन 11.21 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसी तरह चावल का उत्पादन 13 करोड़ टन से ज़्यादा होने का अनुमान है। मक्के का उत्पादन 3.5 करोड़ 3.46 करोड़ टन होने का अनुमान है। दलहन उत्पादन में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। 2.78 करोड़ टन दलहन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। सरसों उत्पादन का भी 1.28 करोड़ टन अनुमान है कि उत्पादन होगा। सर, रिकॉर्ड उत्पादन के बाद क्या खाद्य महंगाई पर कुछ अंकुश पड़ेगा, लगेगा? दो तरह से इसे देखा जा सकता है। खाद्य महंगाई की जो ताजे आंकड़ा है, भारत में खाद्य महंगाई वापस 4.19% से बढ़ के अब 5.94%, 6% के आसपास आ गई। खासतौर से वीट की इन्फ्लेशन हमने जनवरी में 25% देखी, जो कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन थी। हालांकि ये अनुमान सही हैं और अनुमानों में ऐसा लगता है कि फसल उत्पादन की परिस्थिति ऐसी रहेगी, लेकिन एक कैविएट है इसमें, एक बड़ा पेंच है। अभी जिस गेहूं की कटाई शुरू होनी है उसके ऊपर अचानक गर्मी बढ़ने का साया मंडरा रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में अगर मौसम गर्म होता चला गया तो जो बाद का गेहूं है उसकी उपज और पैदावार घट सकती है और उस गिरावट को अभी इस अनुमान में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर मौसम साथ देता रहा और जितनी फसल का अनुमान है वो सामने आई तो इस साल अनाज की महंगाई को थोड़ा सीमित करने में मदद मिलेगी। पर सारी चीज़ें इस पर निर्भर हैं कि मौसम कैसा रहता है और सरकार अपने भंडार में कितनी खरीद कर पाती है। एक और आंकड़ा जिस पर दिलचस्पी से हमारी निगाह रहेगी कि फसल की आवक शुरू होने के बाद क्या मंडियों में गेहूं की कीमत MSP के बराबर, सरकार के समर्थन मूल्य के बराबर होती है या उससे ऊपर भी बनी रहती है, क्योंकि अगर उससे ऊपर बनी रहती है तो सरकार के लिए भी गेहूं का भंडार भरने की चुनौती बनी रहेगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी का घाटा बढ़कर 7,990 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की कुल देनदारी 2.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि कंपनी की आय और प्रति यूजर कमाई यानी ARPU में जरूर बढ़ोतरी हुई है। लगातार घटते सब्सक्राइबर बेस कंपनी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का ARPU 135 रुपये हो गया। सर, वोडाफोन के नतीजों के बाद कंपनी की चुनौतियां और कितनी बड़ी होने वाली हैं? वोडाफोन बहुत गहरे घाटे में धंसती दिखाई दे रही है। 7,990 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर आप सालाना आधार पर देखें या तिमाही के आधार पर देखें तो कंपनी का केवल घाटा ही नहीं बढ़ा, कंपनी की टॉप लाइन भी फ्लैट है, उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि वोडाफोन लगातार पिछले 5-6 महीनों से अपने सब्सक्राइबर्स बेस में कमी देख रही है। लगातार सब्सक्राइबर छोड़कर जा रहे हैं। दिसंबर 2031 का 31 दिसंबर का जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है पिछले साल का, उसमें वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स की संख्या 228 मिलियन रह गई थी, जो कि 234 मिलियन थी उससे पहले। ऐसी स्थिति में दो बड़ी चुनौतियां वोडाफोन के सामने इन नंबर्स की रोशनी में, इस घाटे के नंबर्स की रोशनी में दिखाई देती हैं। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बुरी तरह पिटा हुआ है, वो अलग बात है। वोडाफोन को दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम की फीस अदा करनी, जिस पर हमने कल चर्चा की थी, उसकी तारीख निकल चुकी है। इन घाटे के बाद ये दिखता है कि कंपनी के कैश फ्लो पर बड़ा दबाव है। और दूसरी चीज़ है कि उसको वो देनदारियाँ चुकानी है जो उसने इंडस टावर के से लिए और उनके किराए देने हैं, और उसके बाद साल में बाकी कर्ज भी चुकाने हैं। इन नतीजों ने वोडाफोन को लेकर सेंटिमेंट भी खराब किया है और बैंकर्स को समझाने में और उनसे लोन लेने में वोडाफोन की ताकत को और ज़्यादा कमज़ोर किया है, क्योंकि जैसे जैसे घाटे बढ़ते दिखते हैं कर्ज चुकाने की संभावनाएं और कम होती चली जाती हैं, और इसलिए बैंकर्स भी फिलहाल अभी कर्ज देने पर कमिट नहीं कर रहे हैं। सर, पैसा जुटाने की कोशिशें कंपनी की तरफ से आपको लगता है कामयाब होती नहीं दिख रही? कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, जैसे जो हमने कहा कि बैंकर्स से हम लगातार सुन रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से कि वोडाफोन बैंकर्स से रिफाइनेंस की बात कर रही है, पर कर्ज वोडाफोन पर बहुत ज़्यादा है। इतने
भारी कर्ज के बाद वोडाफोन के बस का नहीं है कि वो जो ग्रॉस डेट है वो 2.23 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसी स्थिति में बैंक, कौन सा बैंक उसको कर्ज देगा? 22,000 करोड़ का टोटल घाटा है वोडाफोन की बैलेंस शीट में, 22,882 करोड़ रुपए का घाटा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंपनी अब इस कोशिश में है कि वो इक्विटी लेकर आए, जिसकी बात लगातार की जा रही थी। और जब सरकार ने वोडाफोन पर जो पुराने रेवेन्यू ड्यूज के बकाए को इक्विटी में बदला था, तब से उसके बाद से इक्विटी लाने की बात की जा रही थी। अब यहाँ दो बड़ी चुनौतियां हैं कि ऐसी स्थिति में जब कंपनी घाटे में है, बाजार का शेयर लूज कर रही है, तब कौन नई इक्विटी लेने को तैयार होगा। कोशिश ये की जा रही है कि शायद जो वोडाफोन यूके है, जिससे ये कंपनी भारत में शुरू हुई थी, उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की, उसे कुछ हिस्सेदारी दी जाए। 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन की कोशिश में वोडाफोन समूह लगा हुआ है, लेकिन अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। नतीजों के आधार पर, कर्ज के आधार पर वोडाफोन अभी गहरे संकट में है। अगली खबर नई पेंशन योजना से जुड़ी। नई पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कई सुधार कर सकती है और उसके लिए कई ऐसे विकल्पों पर विचार हो रहा है कि जिससे न सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़े और कर्मचारियों की अच्छी पेंशन मिल सके। एक विकल्प ऐसा भी है जिसमें सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अंतिम मासिक वेतन के 50% हिस्से के बराबर गारंटीड पेंशन का प्रावधान कर सकती है। यही पुरानी पेंशन में होता था दरअसल, जो आपकी आखिरी सैलरी होती थी उसका आधा ही आपकी पेंशन बन जाती थी। माना जा रहा है कि इस विकल्प से सरकार पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सर, ये बात कहाँ से निकली और क्या संभावना आपको आगे दिखाई दे रही है? पुरानी पेंशन योजना ने राजनीतिक रूप से सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की। हमने देखा चुनाव के नतीजों के तौर पर, और एक के बाद एक राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना की तरफ जा रही हैं। वो उस पेंशन योजना के बाद इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी इस तरीके की बातचीत, चर्चाएं या सवाल उठने शुरू हुए हैं। ऐसी स्थिति में नई पेंशन योजना को आकर्षक बनाने की कोशिश चल रही है। ये कोशिश बजट से पहले शुरू हुई थी, हालांकि अभी बहुत सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। उसमें जिस मॉडल पर विचार किया जा रहा है वो ये है कि रिटायरमेंट के समय जितनी तनख्वाह उसका आधा हिस्सा फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दे दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना में पूरा हिस्सा फिक्स्ड पेंशन पे या जो कंफर्म्ड या बेनिफिट्स होते हैं उसके तौर पर मिलता है। इस व्यवस्था के तहत इस पेंशन योजना को थोड़ा सा आकर्षक बनाया जा सकता है। चुनाव की तरफ बढ़ते हुए सरकार को ये पता है कि पुरानी पेंशन योजना की तरफ कर्मचारियों का रुझान भी ज़्यादा है और राजनीतिक रूप से वो सही चुनौती बन सकती है। पर यह करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दुविधाएं इसमें आने वाली हैं, पुरानी पेंशन योजना में जो आधा हिस्सा है इसे पे कमीशन से कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि पेंशन की तो पुरानी पेंशन योजना में पेंशन पे डीए और बाकी चीज़ें रिवाइज होती जाती हैं, जैसे जैसे वेतन पे कमीशन आते हैं। अगर ये फिक्स्ड होगी तो क्या इसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, और बढ़ोतरी होगी तो उसका खर्चा कितना होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के भीतर पुरानी पेंशन योजना को से दूर रखने और नई पेंशन योजना को ही अंतिम मान लेने का जो आग्रह था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इधर पेंशन फंड रेगुलेटर और बाकी एजेंसियां कुछ और भी पेंशन स्कीमों पर काम कर रही हैं जो बाकी आम लोगों के लिए सामने आएंगी। करीब 15 वर्षों से टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के असफल रहने के बाद सरकार एक बार फिर इनके विलय के लिए प्रयास कर रही है। इस बार दोनों कंपनियों के विलय पर सलाह देने के लिए सरकार ने कंसल्टेंट के तौर पर ऑडिट कंपनी डेलाइट को नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियों के विलय पर डेलाइट अपनी रिपोर्ट अगले 6 से 7 महीनों में सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सरकार विचार करेगी। सर, क्या तैयारी है सरकार, किस तरह से विलय करेगी? गले में फंस गई हैं दोनों कंपनियां सरकार के। अगर आप बीएसएनएल और एमटीएनएल के पिछले 1 साल के घटनाक्रम को करीब से देखें, पिछले साल जुलाई में सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, पर रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। अब फिर नए सिरे से इस बात की कोशिश की जा रही है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय किया जाए। दुविधाएं वही हैं। पहली चीज़ तो ये कि विलय के बाद भी कंपनी के दोनों कंपनियों के घाटे तो रहेंगे ही, दोनों कंपनियाँ नुकसान में, तो विलय के बाद घाटा और बड़ा हो जाएगा। क्या इसे विनिवेश करने के लिए लोग मिलेंगे, जबकि टेलीकॉम का बाजार इतना आगे बढ़ चुका है? बीएसएनएल और एमटीएनएल सबसे पिछड़ी हुई कंपनियां हैं। फिर वही दुविधा जो हमेशा सरकारों के बीच रहती है कि इसकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, क्योंकि बीएसएनएल बॉर्डर वाले एरियाज़ में और रणनीतिक रूप से उन इलाकों में सेवाएं देती है, और एमटीएनएल दिल्ली में और भी कई ऐसी सेवाएं देती है जो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हैं। पर डेलाइट से फिर कहा गया है कि इसको का रिव्यू किया जाए। चुनौती ये है शुभम कि मर्जर के बाद भी इस कंपनी का होगा क्या, विलय के बाद इसका विनिवेश कैसे किया जाएगा, इसे डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें निवेश करने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल से लगातार कोशिशों के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल की समस्याओं का, उनके घाटे का समाधान होता नहीं दिख रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी जियो मार्ट ने अपने क्विक डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ये जानकारी दी है। खबर में बताया गया है कि जियो मार्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अब डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। कंपनी की वेबसाइट पर पहले ही ये सेवा बंद है। ये सेवा पिछले साल मार्च में लॉन्च की गई थी। सर, रिलायंस की तरफ से ऐसी खबर की कोई सर्विस बंद की जा रही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। रिलायंस क्योंकि जियो मार्ट तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा रही थी, क्विक डिलीवरी सर्विस को बंद करने का फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। ये इस सर्विस को मुंबई में लॉन्च किया गया था शुरुआत में, और उसे 200 शहरों में बढ़ाया जाना था। ये लगभग एक तरीके की हाई स्पीड ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस थी, जैसी कि आपको और भी कंपनियां सेवाएं देती हैं। कहीं ना कहीं इसमें शायद जियो मार्ट एक्सप्रेस में 90 मिनट में डिलीवरी का सिस्टम बनाया गया था, व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें 90 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो सकती है, जैसा कि और भी कंपनियां कर रही हैं। शायद ऐसा लगता है कि जियो को लेकर और रिटेल मार्केट में जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, उसको लेकर जियो की रणनीति में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन रिलायंस की तरफ से किसी सर्विस को बंद किया जाना लॉन्च के थोड़े समय के बाद, ये थोड़ा अनोखा है। जनवरी के दौरान अमेरिका में खुदरा महंगाई अनुमान से ज़्यादा दर्ज की गई है। हालांकि दिसंबर की तुलना में महंगाई में हल्की गिरावट आई है। जनवरी में महंगाई अमेरिका में 6.4% दर्ज की गई, जबकि बाजार को अनुमान ये था कि ये 6.2% के आसपास रहेगी। दिसंबर के दौरान अमेरिका में महंगाई 6.5% थी। महंगाई अनुमान से ज़्यादा रहने का असर आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक की, फेडरल रिजर्व की नीतियों पर पड़ सकता है। भारत में क्या हुआ? भारत में सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ने लगी। रिटेल महंगाई बढ़ने से सरकारी बॉन्ड की यील्ड में भी तेजी देखी गई। उसकी वजह से आशंका अब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। पहले बात अमेरिका की। सर, अमेरिका में महंगाई बढ़ने की क्या वजह रही? लगभग वैसा ही हुआ जैसा हमने भारत में देखा कि महंगाई को, ये बात फेडरल रिजर्व के गवर्नर भी कहते रहे हैं कि महंगाई को पर किसी तरीके की लापरवाही या कंप्रोमाइज़ भारी पड़ती है। अमेरिका में जब इस बात की घोषणा होने लगी थी कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर रुक गया है और अब कटौती शुरू होगी, उस समय महंगाई वापस लौट आई है। महंगाई वापस कहाँ से लौटी? महंगाई लौटी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बताता है कि अक्रॉस द बोर्ड खाने की कीमतें, एनर्जी की कीमतें और मकान के किराए, शेल्टर, जो कि वहाँ मकान की कीमतें हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई। और उसके साथ एक जो सुपर कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन है अमेरिका में, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। सेवाओं में जो सर्विसेज की इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी, और इसने फिर वो सारी गणित, सारी इबादत पूरी दुनिया के बाज़ारों के लिए बदल दी। पूरी दुनिया के बाज़ारों में इसका असर दिखाई दिया। अमेरिका में महंगाई की वापसी का मतलब है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक और तीखी और बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि महंगाई में गिरावट के बाद उसकी वापसी ये साबित करती है, शुभम, कि महंगाई को मजबूत करने वाले कारकों पर पिछली कटौती में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं हुआ है। जो महंगाई को मजबूत करने वाले फैक्टर्स थे इन्फ्लेशन को, वो लगातार ताकतवर बने हुए हैं। इसलिए अब दो तरीके की संभावना है कि फेडरल रिजर्व धीमे धीमे गति से बढ़ोतरी करेगा या अचानक फिर एक बार तेज बढ़ोतरी करके महंगाई को रोकने की कोशिश करेगा। ये दो तरीके की संभावना है। इन विकल्पों के बीच फेडरल रिजर्व क्या करेगा, बाजार उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी, भारतीय रुपए में गिरावट देखी, खिसकते खिसकते रुपया 83 के आसपास पहुंच गया, और पूरी दुनिया के बाजारों में वापस नए सिरे से उल्टी गिनती शुरू हो गई कि ब्याज दरों में कमी का दौर या ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने का दौर अभी नहीं आया है। ये थोड़े समय तक आगे चलेगा। भारत में तो महंगाई के आंकड़े कल आए थे जो चौंकाने वाले थे, और उन आंकड़ों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पर अभी दबाव होगा कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड मार्केट उसका इशारा सामने कर ही रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। दिन की सबसे बड़ी खबर आज एक बार फिर अदानी समूह है। अदानी समूह पर हमारी कवरेज में हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि अदानी समूह के लिए कर्ज सबसे बड़ी मुश्किल है। आप रिपोर्ट से लेकर और अब तक देखिए तो कर्ज के इर्द गिर्द बहुत सारी खबरें आपको घूमती दिखेंगी। कर्ज को कम करने की तैयारी कंपनी कैसे कर रही है, क्या आगे के तैयारियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज दूसरी बड़ी खबर बाजार साइड से है। एक खबर समूह की तरफ से, दूसरी तरफ बाजार से। बाजार में जो ये पूरा गिरावट देखी गई शेयरों में, इससे कहां कहां कितने नुकसान हुए, अब इसके ठोस आंकड़े, तथ्य हमारे पास आने लगे हैं। पहले आज बाजार में कंपनियों का हाल क्या रहा, इस पर नजर डालिए। आज भी बुधवार के कारोबार में अदानी समूह की 4 कंपनियां लोअर सर्किट पे थीं। अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन, इन चारों कंपनियों में आज फिर 5% का लोअर सर्किट लगा था। अन्य कंपनियों में भी तेजी बहुत ज्यादा नहीं थी। एसीसी 1.25% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज कल नतीजों के बाद भी तेज था, वो तेजी आज जारी रही, 1.25% आज फिर ऊपर है। अदानी पोर्ट्स 0.5% करीब तेजी, अदानी विल्मेयर में 1.25% की तेजी, और अंबुजा सीमेंट
2.44% की तेजी के साथ बंद हुआ। हाँ, आज एक शेयर था इस समूह का, वो था एनडीटीवी, जहां तेजी दिखी करीब करीब 5% की। बाजार में ये रिकवरी आप मान सकते हैं कि एक ऐसा शेयर जिसमें ठीक है आज रिकवरी दिखी, कई दिन के लगातार लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट खुला तो फिर तेजी के सौदे बने। अब बात करते हैं आज अदानी समूह के कर्ज को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आज जो है वो कर्ज से जुड़ी है। सर, कर्ज बड़ा फंदा बनेगा, कसने लगा है फंदा, ये हम लगातार बता रहे हैं। आज अब कर्ज को लेकर और क्या जानकारी सामने आई और किस तरीके से तैयारी हो रही है अब इस कर्ज को कम करने की? शुभम, शुरुआत से अडानी समूह पर अपनी चर्चाओं में और विश्लेषण में हम लगातार बता रहे हैं कि समस्या जहां से है वहीं से उसका इलाज निकालने की कोशिश होगी। और अडानी समूह ने अब पिछले 2 दिनों से निवेशकों को भेजे संदेशों में, अलग अलग जगह से बाजार को भेजी सूचनाओं में इस बात का संकेत दिया है कि वो अपने कर्ज में कमी करेगा, कर्ज को घटाएगा। और कर्ज को घटाने के तरीके क्या हैं? तरीके यही है कि कर्ज जो परियोजनाएं उन्हें रोका जाए, जो मौजूदा कर्ज है उनको वापस किया जाए और कर्ज की अपने कैश फ्लो का इस्तेमाल करके कर्ज को चुकाया जाए। अडानी समूह में पे करीब 24.1 अरब डॉलर का कर्ज है, इसमें विदेश का काफ़ी बड़ा कर्ज है। उसमें 2 अरब डॉलर के कर्ज की देनदारी इसी साल अगले साल मार्च में आनी है, यानी 2024 तक का समय अडानी समूह के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये 2 अरब डॉलर की देनदारी की व्यवस्था नहीं हो जा सकती होती, बाजार लगातार दबाव में रहेगा। अडानी समूह की साख में रिकवरी की उम्मीद कम दिखाई देती है। और जब एक बड़ा रिकवरी साइकिल कोई कंपनी पार कर जाएगी, बगैर डिफ़ॉल्ट हुए, बगैर किसी संकट में आए, तब जाकर वापस चीज़ें वापस लौटेंगी। और इसके लिए अडानी समूह को अपनी परियोजनाओं में भी कटौती करनी पड़ेगी, अपने बजट्स में भी कटौती करनी पड़ेगी, कैपेक्स जो पूंजी खर्च है उसमें भी कमी करनी पड़ेगी, और उसका असर हमें उसके स्टॉक्स की संभावनाओं पर दिखाई देगा। अडानी में पोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा कर्ज की देनदारी है। अगले साल तक अडानी पोर्ट को 6600 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ग्रीन पर कर्ज की सबसे ज़्यादा देनदारी दिखाई दे रही है। अब कर्ज चुकाने के लिए अडानी समूह के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है शुभम। विकल्प यही है कि या तो अडानी समूह नया कर्ज ले, जो मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि अडानी समूह पर यह दबाव है कि जो अपने ब्रिज लोन हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन हैं, जो ऐसे लोन हैं जो शेयर के अगेंस्ट लिए गए हैं, जो 3-4 ऐसे लोन हैं जो किसी परियोजना से अलग हैं, उन्हें वापस किया जाए तुरंत, ताकि साख बनी रह सके और बाजार में डाउनग्रेड की और ज़्यादा डाउनग्रेड की संभावना ना आए। ये पता चल रहा है कि अडानी समूह अपना एक ब्रिज लोन भी चुकाने की कोशिश कर रहा है, जो उसने अंबुजा के सीमेंट के टेक ओवर के दौरान विदेश के बैंकों से लिया था। यहाँ से अगले रास्ते में मुनाफे और कैश फ्लो कंपनियों का बेहतर करना, शायद ऐसा लगता है थोड़े समय में अगर आप पुनर्गठन देखेंगे तो अडानी समूह के कारोबार में एक पुनर्गठन का दौर आ सकता है, जहां कंपनी फिलहाल जब तक कर्ज की देनदारियां कम नहीं होती या कर्ज कम नहीं होता, उन कारोबारों पर फोकस ज़्यादा करेगी जहां से कैश फ्लो जनरेट किया जा सकता है। उन कारोबारों पर शायद उन्हें पीछे रखा जाएगा वरीयता में, जिन पर सिर्फ कर्ज ही कर्ज है और जिनमें रिटर्न मिलने में लंबा समय लगेगा। ऐसा संकेत अडानी समूह के पूरे कामकाज से हमें मिल रहा है। सर, दूसरी खबर जो बाजार की तरफ से, शेयर बाजार में जो नुकसान हुआ, गिरावट हुई, अनुमान आए कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान रिटेल निवेशकों को हो गया, जिन्होंने शेयर खरीद रखे थे। लेकिन जिन्होंने शेयर नहीं खरीद रखे थे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के रास्ते निवेश कर रखा था, परोक्ष रूप से अडानी समूह के साथ निवेश कर रखा था, उनका क्या हाल है? 6200 करोड़ रुपए के आसपास के नुकसान की खबर म्यूचुअल फंड्स को है। और आप के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के नेवी में म्यूचुअल फंड के रिटर्न में तेज गिरावट आई है। हालांकि उस गिरावट की वजह के लिए अडानी समूह नहीं है, चूंकि अडानी समूह के साथ पूरा शेयर बाजार गिरा है, इसलिए गिरावट आई है। लेकिन चूंकि बाजार में सबसे बड़ा निगेटिव ट्रिगर अडानी ही था, तो इसलिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को उनके रिटर्न में बड़ा नुकसान हुआ, उसमें अकेले अडानी समूह का नुकसान नहीं है। तो बाजार में जब भी ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जिसमें 10-12 कंपनियां एक ही ग्रुप की गिरावट में रहती हैं, तो उसका असर म्यूचुअल फंड्स के पूरे पोर्टफोलियो पर दिखाई देता है। और इसलिए म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी लाल में है। लोगों को अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को चेक करें तो उसमें गिरावट दिखाई देगी। अडानी समूह में का जो 6200 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान म्यूचुअल फंड्स को हुआ, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, उसमें सबसे में करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास 18,995 करोड़ रुपए की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अडानी समूह में निवेश थी, जिनमें ये गिरावट दिखाई दी है। फंड हाउस के हिसाब से देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड आपके पास है तो आप अपने कैश स्टेटमेंट पर ध्यान देकर देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं कि गौतम अडानी की कंपनियों में सबसे बड़ा एक्सपोजर
SBI म्यूचुअल फंड का था। उसके बाद निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का करीब 26% के आसपास गिरावट दिखाई दी है। इसमें 4000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर था। कोटक म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू इन्वेस्टमेंट फंड, UTI म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड, इसके साथ HDFC में भी और टाटा म्यूचुअल फंड में ये फंड हैं जिन्हें अडानी के इस वैल्यू इरोजन का या अडानी के स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट का नुकसान उठाना पड़ा है। और इन फंड्स की जो मार्केट वैल्यू जनवरी 2023 से दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच थी, इसमें 63% से लेकर 33%, 25%, 20%, 19% की गिरावट हुई है। तो इसलिए जब बाजार में कोई इस तरीके के बड़े घटनाक्रम होते हैं तो सिर्फ वही निवेशक नहीं गंवाते जिन्होंने सीधे स्टॉक्स खरीद रखे हों, वो भी इनका जिक्र शुभ हमने आपसे किया कि 10 लाख करोड़ है। गंवाते आप और हम जैसे बहुत तमाम छोटे निवेशक भी हैं जो सीधे शेयर बाजार में नहीं जाते हैं। और इसलिए नियामकों को इस बात पर सतर्कता रखना ज़रूरी होता है कि बाजार में ऐसे घटनाक्रम लोगों के विश्वास को, भरोसे को और छोटे निवेशकों को के भरोसे पर चोट करते हैं। ये बात हमें म्यूचुअल फंड के नतीजों से सामने दिखाई देती है। सर, एक छोटा सा सवाल और कि कर्ज, जैसे आपने कहा कि कर्ज जुटाने के लिए समूह बहुत तरीके से प्रयास कर रहा है, अगर, और आपने कहा उन कंपनियों से कर्ज, वो कौन सी कंपनियां होंगी जिनकी निवेश परियोजनाएं या कहिए कैपेक्स सबसे पहले डेंट होंगे? मुझे अडानी ग्रीन को लेकर काफ़ी सवाल हैं। अडानी ग्रीन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अडानी ग्रीन के स्टॉक वैल्यूएशन को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रीन की परियोजनाएं, हाइड्रोजन की परियोजनाएं लंबे समय की परियोजनाएं, वहीं से पार्टनर ने भी अपने आप को दूर किया है, फ्रांस की टोटल ने। तो अडानी ग्रीन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर शायद अडानी समूह को अपने कारोबार में अपने कर्ज में थोड़ी कमी या धीमा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और देखने वाली होगी दिलचस्प, कि अडानी समूह के पास बहुत लंबा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बैगेज पड़ा हुआ है। धारावी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 5 एयरपोर्ट्स हैं जिनका मॉडर्नाइजेशन जिनको करना है, कुछ सी पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इनमें से कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पे अभी अडानी समूह बैंक के पास कर्ज के लिए नहीं गया है, और कौन सी ऐसी परियोजनाएं जो ले ली गई हैं और उनके ऊपर बैंक से नेगोशिएशंस चल रहे हैं? ये खबरें बाद में छनकर सामने आएंगी। लेकिन ये तय है कि मौजूदा परिस्थिति में फिर वही बात कि $2 बिलियन का कर्ज अगले साल तक चुकाया जाना है। जब तक उसको चुकाने की व्यवस्था नहीं हो जाती या बैलेंस शीट में इतनी मजबूती और ताकत नहीं दिखती, अडानी समूह की परियोजनाएं और विस्तार कार्यक्रम पर तो दबाव बनेगा ही और असर दिखाई ही देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट में आज क्या है। जनवरी के दौरान देश से निर्यात में गिरावट देखने को मिली है और वस्तु व्यापार घाटा फिर से बढ़ गया है। जनवरी के दौरान देश से निर्यात 6.5% घटकर $32.91 अरब रहा है। हालांकि आयात से भी हल्की कमी आई है। इंपोर्ट 3.6% घटकर $50 अरब से ऊपर $50 अरब दर्ज किया गया है। लेकिन इंपोर्ट में गिरावट के बावजूद जनवरी के दौरान $17.75 अरब का व्यापार घाटा रिकॉर्ड किया गया है। अगली खबर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने जमा और कर्ज दोनों पर दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। देश के सबसे बड़े बैंक SBI को जमा अवधियों के लिए डिपॉजिट पर ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। इसके अलावा MCLR दर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यानी कि जमा पर तो चुनिंदा पर बढ़ी है, लेकिन कर्ज सब महंगे हो गए। तो अगर आप कर्जदार हैं तो आप पर चोट पड़ना तय है, जमा करता है तो हो सकता है कि आपकी FD पर ब्याज दरें बढ़ें। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नया टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार के फॉर्म में क्रिप्टो में निवेश की जानकारी देने का कॉलम भी जोड़ दिया गया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 2 महीने पहले फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में टैक्स रिटर्न का फॉर्म जारी किया गया था। चलते चलते आखिरी खबर, कल का फॉलोअप। कल हमने आपको बताया था कि IMF से किसी भी शर्त पर राहत पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान अपने देश में अपनी आवाम पर बड़े टैक्स थोप सकता है। आज इसकी पुष्टि हो गई। पाकिस्तान सरकार ने नए टैक्सों का ऐलान कर दिया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? निर्यात सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ और जो ताजे आंकड़े आए हैं वो फिर चिंताजनक हैं। सरकार के लिए भी, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए रुपए पर निगाह रखिएगा, रुपए पर इसका दबाव दिखाई देगा। जो आंकड़े हमारे सामने उस हिसाब से भारत का निर्यात लगातार नेगेटिव में घट रहा है। जो ताज़ा जनवरी का आंकड़ा है उस हिसाब से निर्यात में 6.58% की गिरावट आई है। इससे पहले पिछले महीने में भी निर्यात गिरा था। अगर पूरे साल का आंकड़ा देखें तो
दिसंबर 2022 तक के आंकड़े के हिसाब से भारत का निर्यात करीब 5.2% गिरा है। और ये गिरावट करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड और भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने के लिए में योगदान कर रही है। भारत का व्यापार घाटा 17.75 बिलियन डॉलर रहा है और ये वो दरार है, ये वो फॉल्ट लाइन है जो रुपए पर दबाव बनाकर रखेगी और जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग नहीं शुरू होती निर्यात की रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें, पिछले साल 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 83.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था और इस साल ये इस ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी होने की आसार दिख रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल शाम को 7 बजे नया एपिसोड लेकर फिर आऊंगा और 2 बजे की जानकारी आपको फिर से बता दूं कि कल का मुद्दा क्या होगा। कल जब आप हेलो मनी 9 में जुड़ेंगे तब हमारे एक्सपर्ट आपको राय दे रहे होंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी जहां जोखिम नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। एफडी हो, आरडी हो, छोटी बचत योजनाएं हो, बॉन्ड मार्केट हो, जहां भी आप निवेश करते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो एफडी से जुड़ा, एफडी कराने जा रहे हैं, कितने दिन की कराएं, पुरानी एफडी चल रही है, तोड़वाएं या नहीं तोड़वाएं, लंबी अवधि की एफडी में ब्याज दरें क्यों नहीं बढ़ती हैं, छोटी अवधि में क्यों बढ़ती हैं, ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं आपके पास। बॉन्ड मार्केट में निवेश कैसे करें, कहां से करें, कितना करें, ये कोई भी सवाल आपके पास है तो अपना सवाल स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर भेज दीजिए, मेल आईडी पर भेज दीजिए, अपना नाम, सवाल, शहर का नाम और पूरा सवाल अच्छे से लिख दीजिए। अगर मेल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से करवाएगी। आपके कोई भी सवाल होंगे उसका पूरी तरीके से जानकारी, आपका उसका संतुष्ट करने वाला जवाब आपको मनी 9 दिलवाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का